नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों की ओर से अपनी जांच तेज कर दी गई है। राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा तक लगातार दबिश का इतनी बड़ी खेप आखिर कहां से आई? चलिए, एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है। अब से कुछ ही देर में सीसीएस की बड़ी बैठक होनी है। पीएम आवास पर यह बैठक होगी। पीएम की ओर से बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी जानकारियां साझा की जाएंगी। सीसीएस की बैठक के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक समय आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद शाम 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। पीएम की ओर से दोनों बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। तो सीसीएस की बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम की ओर से बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास, उससे जुड़ी जानकारियां, अब तक जांच कहां तक पहुंची, किस तरह से जांच जारी है, तमाम ही बारीकियां और जांच से जुड़ी बातें साझा करने वाले हैं। चलिए सीधे दिल्ली आपको लिए चलते हैं। इनपुट हेड दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, पीएम ये कह चुके हैं दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री की ओर से भी साफ तौर पर कहा गया कि दोषियों को हम नहीं बख्शेंगे। अब महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जैसे ही आज भूटान से जब भारत लौटे, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं। एलएनजेपी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात करी थी। न केवल घायलों से मुलाकात करी, उनके परिवार के लोगों से भी बात करी, डॉक्टरों से भी मुलाकात करी। अब उसके बाद है एक्शन मोड का इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने 5:30 बजे जो है 7 RCR, जिसे अब 7 लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री आवास पर आज शाम 5:30 बजे सीसीएस की बैठक बुलाई है। सीसीएस यानी अगर बात की जाए कैबिनेट कमेटी जो है ऑन सिक्योरिटी, तो उसकी ये बैठक है। सुरक्षा समिति की ये बैठक है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा की जाएगी। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना के बाद भी गृह मंत्री अमित शाह से बात करी, तमाम तो अधिकारियों से कई अलग अलग चर्चा हुई, लेकिन अब बात सबके साथ एक साथ बैठक होगी। केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक है जो ऑन सिक्योरिटी अगर बात करें तो इसमें जो पूरा घटनाक्रम रहा, किस तरीके की परिस्थितियां रही, अभी क्या प्रबंध है और आगे क्या होगा, उस रणनीति को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में इसमें गृह मंत्री भी मौजूद रहेंगे अमित शाह, इसमें रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे, इसमें विदेश मंत्री की बात की जाए तो वो भी मौजूद रहेंगे, उनके साथ साथ अगर बात की जाए तो वित्त मंत्री भी मौजूद रहेंगी। तो तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। और एक और बात जरूर इस दौरान चर्चा की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कहा था कि अगर अब कोई आतंकी घटना घटती है, तो अगर कोई भी आतंकवादी ऐसा कुछ होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा, यानी कि उसका जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा, उसको युद्ध की श्रेणी में माना जाएगा। ये तमाम बातें थी, लेकिन अब लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जब आज बात होगी, आज जब प्रधानमंत्री बात करेंगे, तो एहतियातन तमाम मुद्दों की बात परिस्थितियों की चर्चा की जाएगी कि किस तरीके की परिस्थितियां हैं, क्या कुछ परिस्थितियां रही, कौन कौन से ऐसे लोग इसके पीछे सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से कुछ गाड़ियों की तलाश है, कुछ लोगों की तलाश है, लगातार दबिश तो चल रही है। दबिश ना केवल अब हरियाणा, ना केवल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आसपास के तमाम राज्यों पर बकायदा, चाहे वो एनआईए की बात की जाए, क्योंकि अब पूरा मामला अब एनआईए के हाथ में है, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पुलिस, इसके अलावा एटीएस जो है उत्तर प्रदेश की, एसटीएफ हरियाणा की, तमाम जो सुरक्षा एजेंसी, तमाम जो है वो तमाम जांच कर ही रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी नजर आज शाम 5:30 बजे की बैठक की है। हालांकि 5:30 बजे की जो बैठक होगी, अक्सर इसमें क्या निर्णय लिया गया ये स्पष्ट नहीं होता, ये सामने नहीं आता है। सामने आता है कार्रवाई के बाद, जब कार्रवाई होती है तो बिल्कुल पता दीपक, चलता है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पूरे देश के सामने नहीं रखी जा सकती, क्योंकि बहुत आप जानते हैं देश की सुरक्षा से जुड़ा ये मामला है। जांच इसमें जारी है, ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन सीसीएस के समक्ष जरूर रखा जाएगा। ब्लास्ट को लेकर क्या क्या अभी तक लीड मिली है, जांच कहां तक पहुंची है, क्या एक्शन लिया जाएगा, इसका क्या रोड मैप है, तमाम बातें विस्तार से रखे जाएंगे।
जी, बिल्कुल इसमें तमाम बातें विस्तार से रखी जाएँगी, किस तरीके से अभी तक क्या-क्या रहा है, कहाँ-कहाँ कौन-कौन सी गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई, कौन से लोग इसके अंदर अभी तक जाँच के घेरे में आए, कितने लोगों को गिरफ्तार हुई, ये कहाँ से अब तक इनके पास जो अगर बात करें जो जिस तरीके से केमिकल सामने आया, हुँ, चाहे वो अमोनियम नाइट्रेट की बात की जाए या फिर हथियारों की बात की जाए और अभी तक जाँच कहाँ पहुँची है, एनआईए की जी, जाँच कहाँ पहुँची है, किस तरीके से हो रहे हैं, ऐसे तमाम लेकिन इसके साथ-साथ आगामी रणनीति पर भी चर्चा होएगी। आगामी रणनीति क्या रहने वाली है, उसको लेकर के ज़रूर यहाँ पर निर्देश रहेंगे। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर से कड़े संदेश की बात तो पहले भी कही और अब जब भूटान में भी अगर बात करें जब प्रधानमंत्री थे और इस हादसे के अगले दिन प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी थी कि किसी भी आरोपी को, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और आज की इस बैठक में क्योंकि ये केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक है, सीसीएस की ये बैठक है, जिसमें सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर के इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा तो अब तक जो हुआ, अब जो कार्रवाई की जा रही है और आगे हुँ, क्या प्लानिंग है, ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर के अब से कुछ देर के बाद ये बैठक शुरू होनी है, बस कुछ और देर की बात है क्योंकि तमाम अब जो मंत्री हैं वो पहुंचने लग रहे हैं, तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज के जो बिल्कुल। चीफ है उनको भी इसके अंदर क्योंकि डिटेल के लिए अपना मौजूद रहना है, लेकिन ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है, सुरक्षा को लेकर के। हुँ। अगर बात करें जिस तरीके से कैबिनेट कमेटी जो है ऑन सिक्योरिटी उसको लेकर के सीसीएस की ये बैठक अब से कुछ दीपक ही देर में क्योंकि शुरू होगी। पीएम साफ कह चुके हैं षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। गृह मंत्री कह चुके हैं, रक्षा मंत्री की ओर से भी कहा गया है। पीएम भूटान में थे उस वक्त भी हमने उनके संबोधन को सुनाया कि व्यथित मन से मैं भूटान आया हूं, लेकिन रात भर जांच एजेंसियों के संपर्क में रहा। अब भी जैसे ही भूटान लौटेंगे, देश की धरती पर लौटेंगे, सीधे घायलों से मुलाकात के लिए पहुंचे। वहां भी घायलों को, उनके परिजनों को भरोसा दिलाया गया कि इंसाफ जरूर होगा। जी, बिल्कुल एक लंबा समय अगर बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं, हाल ही में पुलवामा में अटैक हुआ था और उसके बाद जवाब भी दिया भारत की सरकार ने, भारतीय सेना ने चाहे वो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सभी ने एक साथ एक रणनीति के साथ उसका करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया था। लेकिन अब उसके बाद उसके अगर इसके अलावा अगर हम बात करें, जितने भी महानगर है, चाहे दिल्ली की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, लंबे समय से बाकायदा जो एक रणनीति ऐसी थी कि कोई भी ऐसी घटना ना घटे, इसको लेकर के लगा बाकायदा तमाम प्रबंध सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए थे। हर पहलू पर नजर रखी जाती थी। लेकिन एक एक कहीं न कहीं बड़ी एक अभी घटना मानी जा रही क्योंकि कुछ लोगों की इसके अंदर मौत हो चुकी है। अब ऐसे में ये घटना कैसे घटी? कैसे लोग यहाँ तक पहुँचे? कैसे इतनी बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर पहुँचता है, ये हथियार यहाँ पर पहुँचते हैं, ये लोग दिल्ली तक पहुँच गए। इस यूनिवर्सिटी में प्लाज़ो यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर किस तरीके से ये पूरी लोग रह रहे थे और इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटी अभी हम हालाँकि वो जाँच का मुद्दा है, बाकायदा जाँच की अगर बात की जाए तो यहाँ पर की जा रही है, अभी भी अगर बात की जाए तो तथ्य की जा रहे हैं, लेकिन कुछ और यूनिवर्सिटीज़ पर भी ऐसे में नज़र है। बाकायदा उनकी भी जाँच की जा रही है। हम बात करें तो उसको लेकर के भी कड़े निर्देश है, एनआईए की टीम आज भी कुछ जगहों पे अब से कुछ देर में अगर बात करें तो लगातार अभी खबरें सामने स्पष्ट आएँगी क्योंकि वो सुरक्षा जुड़ा मामला है, लेकिन आज भी कई और जगह भी कुछ देर में रेड होने वाली है, बाकायदा जी हर दीपक। मामले की तफ्तीश हर पहलू से की जा रही है और उस दौरान उस पे सबसे बड़ी नज़र 5:30 बजे की इस बैठक को लेकर के है। बिल्कुल, आप नज़र बनाए रखिएगा दीपक, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण बैठक होनी है, सीसीएस की बैठक होगी और तमाम जानकारियां सामने रखी जाएंगी। ब्लास्ट से जुड़े अपडेट क्या है वो भी हम एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रही, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात की, एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे। पीएम ने घायलों का हालचाल जाना, भरोसा दिया, विश्वास दिया कि इंसाफ होगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। अब आगे क्या होने वाला है, सीसीएस की बैठक होगी अब से कुछ ही देर बाद, जब ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस बुलेटिन में, अब से कुछ ही देर बाद बेहद अहम ये बैठक होनी है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। और उधर दिल्ली पुलिस को लाल गाड़ी की तलाश भी है, वो भी जांच लगातार जारी है। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। गुलशन, हरियाणा का बहुत बड़ा कनेक्शन सामने आ रहा है। पहले फरीदाबाद की भी हम जानकारी विस्फोटक मिले तब भी दर्शकों को दे रहे थे। गुरुग्राम नंबर की गाड़ी की एंट्री होती है, उसी गाड़ी में ब्लास्ट होता है, वो भी जानकारी हमने लगातार दी। साथ ही अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी लगातार सवालों के घेरे में है। जांच लगातार जारी है, जांच एजेंसी पहुंची है, एनआईए की टीम पहुंची है। क्या क्या अब तक निकलकर सामने आया है गुलशन? देखिए, सुबह से ही लगातार इंडिया न्यूज इस खबर पर बना हुआ है और अल्फा यूनिवर्सिटी जो कि इस समय चर्चा का विषय बने हुई है, केंद्र बना हुआ है अल्फा यूनिवर्सिटी, क्योंकि तमाम जितनी भी एजेंसियां इस पूरे ब्लास्ट को लेकर काम कर रही हैं, सभी एजेंसियां आज इस अल्फा यूनिवर्सिटी में पहुंची है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर सबसे पहले एनआईए की टीम पहुंची, जो कि अभी तक एनआईए की टीम इस अल्फा यूनिवर्सिटी में
नहीं पहुंची थी और पहली बार इस अल्फला यूनिवर्सिटी में एनआईए की टीम पहुंची। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पहुंची, चंडीगढ़ सीआईडी यहाँ पहुंची, यूपी की एटीएस टीम यहाँ पहुंची। इसके अलावा फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच यहाँ पहुंची, हरियाणा की एसटीएफ टीम यहाँ पहुंची। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम यहाँ पहुंची। तमाम टीमें जो ज्वाइंट ऑपरेशन इस समय सबका चल रहा है, सभी राज्यों की पुलिस एक साथ कोऑर्डिनेशन करके काम कर रही है, तो तमाम टीमें इस समय अंदर पहुंची। यहाँ पर सबसे पहले जो प्रोफेसर जो दो डॉक्टर है, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन साजिद, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो पूरे इस कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दो कनेक्शन सीधे तौर पर सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर फरीदाबाद के धौज में जो इतना भारी मात्रा में जो अमोनिया नाइट्रेट पकड़ा गया, विस्फोटक जो बारूद पकड़ा गया, और दूसरी तरफ दिल्ली में एक धमाका होता है, तो यानी दोनों का अगर ज्वाइंट अगर हम देखा जाए तो ये अल्फला यूनिवर्सिटी जो है उसमें दोनों में सामने आ रही है। क्योंकि एक तरफ उमर जो कि यहाँ प्रोफेसर है, और जहां डॉक्टर मुजमिल की बात करें या डॉक्टर शाहीन साजिद की बात करें, वो भी इसी कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में फिलहाल जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस पूरे मसले को लेकर काम कर रही हैं, और जिसको लेकर अब जी गुलशन ऑफिशियली तो हालांकि नहीं बताया जाएगा क्योंकि जांच अभी जारी है, लेकिन क्या खबरें छनकर बाहर आ रही है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स या सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए गए हैं, और करीब करीब कितने लोगों से पूछताछ हुई है, इस पर कोई आंकड़ा बाहर सामने आया? देखिए बिल्कुल, जो अल्फला यूनिवर्सिटी का जो सीसीटीवी पूरा लगा हुआ है अंदर, जो डीवीआर है वो पुलिस ने अपने कब्जे में लिए, एजेंसियों ने अपने कब्जे में लिए, क्योंकि यहीं से ही जो डॉक्टर उमर है वो यहाँ से गया था, ऐसा भी जानकारी मिल रही है। साथ ही अंदर जो और अन्य स्टाफ है या कर्मचारी है, जो डॉक्टर मुजमिल के संपर्क में थे, डॉक्टर शाहीन साजिद के संपर्क में थे, डॉक्टर उमर के संपर्क में थे, क्योंकि उन सभी के जो फोन है वो खंगाले गए, तो एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन सामने आई, क्योंकि इस अल्फला यूनिवर्सिटी में कई ऐसे लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो जानकारी ये भी मिली है कि 10 से 15 लोगों से पूछताछ जो है वो की गई है। कुछ को पुलिस जो है अपने साथ में लेकर गई है। अब देखिए, गाड़ी जो है यहाँ से एक निकली है स्कॉर्पियो गाड़ी, हालांकि यह 4 नंबर ये गाड़ी है। कई ऐसी गाड़ियां हैं जो जम्मू कश्मीर नंबर की थी, कई ऐसी गाड़ियां थी दिल्ली पुलिस नंबर की थी, कई ऐसी गाड़ियां थी जो चंडीगढ़ नंबर की थी। तो सभी जो है अंदर इस समय मौजूद है, और लगातार सुबह से ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो है पूछताछ कर रही हैं। जो जानकारी बाहर निकल करके सामने आई है, 10 से 15 ऐसे लोग है जो अल्फला यूनिवर्सिटी से जो कर्मचारी हैं या जो डॉक्टर हैं, जो इनके संपर्क में थे, जो डॉक्टर मुजमिल के संपर्क में थे, या डॉक्टर शाहीन साजिद के संपर्क में थे, या डॉक्टर उमर के संपर्क में थे, उनसे जो है वो पूछताछ की है। क्योंकि लगातार एजेंसियों की हिरासत में है दोनों इस समय, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन साजिद। उनके द्वारा जो है कई क्लू निकल के सामने आए हैं। अब एक और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर शाहीन साजिद का जो छोटा भाई है परवेज अंसारी, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि जिस तरह के जो कनेक्शन है, मोबाइल के कनेक्शन जो जुड़े हुए हैं, शाहीन साजिद के अपने भाई, छोटे भाई परवेज अंसारी के साथ भी जुड़े हुए थे, और परवेज अंसारी भी इस पूरे मसले में संपर्क में था। क्योंकि अब पुलिस ने जैसे जैसे जांच अपनी शुरू की, तो ये सारे क्लू जो है निकल के आए। अब इसके अलावा चाहे वो सलमान की बात करें, या जावेद की बात करें, या दिनेश की बात करें, या और अन्य जो लोगों को इस समय पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो टोटल जो नेक्सस है, कोई ना कोई कनेक्शन तो है गुलशन, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी यहाँ का जो स्टाफ है, खबरें सामने आ रही है, एक बड़ा फीसद वो है जो कि जम्मू कश्मीर से कनेक्शन रखता है। जिस आरोपी कह लें आतंकी डॉक्टर के रेंटेड हाउस से विस्फोटक मिले, सीधा कनेक्शन है विश्वविद्यालय से। खबरें ये भी हैं और तस्वीरें भी सामने आई, हालांकि ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं दी गई है। जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ, कार को चलाने वाले का भी सीधा कनेक्शन इसी विश्वविद्यालय से था। तो प्रबंधन भले ही इनकार करता रहे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, और हो सकता है विश्वविद्यालय प्रबंधन का कोई लेना देना ना हो, लेकिन इस कैंपस को इस्तेमाल जरूर किया गया है आतंकी डॉक्टर्स की ओर से। ऐसे में बहुत संभव है कि जांच एजेंसी को, पुलिस की टीमों को कोई ना कोई लीड यहां से जरूर मिल सकती है मामले से जुड़े। बिल्कुल ज्योति, आपने ठीक कहा कि पूरा के पूरा नेक्सस जो है वो इसी अल्फला यूनिवर्सिटी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे जांच जो है पुलिस कर रही है, इस यूनिवर्सिटी का हर जांच में जो है नाम आ रहा है। क्योंकि विस्फोटक जो पकड़ा गया उसमें भी अल्फला यूनिवर्सिटी का जो है संपर्क जो है साफ तौर से दिखा। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा विस्फोटक जो सामग्री है वो कैसे इकट्ठी की गई, और क्या जब वो गाड़ी
उमर जो है वो यहाँ पर जब वो लेके आता था I-20 गाड़ी, तो इस सीसीटीवी कैमरे में जरूर नजर आती होगी, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल। पहला जो सीसीटीवी है वो मेन गेट पे भी लगा हुआ है। तो जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो हर पोल पे जो है वो सीसीटीवी कैमरा है। तो इसलिए सीसीटीवी कैमरे की जो डीवीआर है वो एजेंसियों ने अपने हाथ में इसलिए ली है ताकि उस सीसीटीवी से कुछ ना कुछ क्लू मिल सके और उसके बाद ये साफ तौर से पूरा जो नेक्सस है वो सामने आ सके। हालांकि ये पूरा जो हमला हुआ वो सुनियोजित तरीके से हुआ। इसे बड़ा हमले करने की हालांकि और कोशिश थी, क्योंकि उस उमर को जो है ये भांप लग गई थी कि अब वो जो है पुलिस उसे जरूर पकड़ेगी, क्योंकि दो जो डॉक्टर थे वो ऑलरेडी पहले पकड़ लिए थे, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो या डॉक्टर साइन साजिद हो। उन दोनों जब पकड़ा था तो उसके बाद ये साफ तौर से सामने आया था कि तीसरा जो उमर है उसको भी पुलिस जल्दी गिरफ्तार करेगी, इसलिए उसने इसे जो सुनियोजित तरीके से पहले ही वो यहाँ पर अब देखिए फिर एक बार गाड़ी और जो है अब यहाँ से निकल रही है। आप देख सकते हैं ये क्राइम ब्रांच की टीमें हैं जो अंदर जो है लगातार सुबह से ही बनी हुई थी। और ये देखिए ये फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की पुलिस है जो कि अब ये बाहर निकली है। मैंने जैसे आपको जानकारी दी कि लगातार एक के बाद एक टीमें जो है अब निकल कर सामने आई है। सुबह 11 बजे से ही लगातार टीमें जो है वो अंदर बनी हुई थी, और क्योंकि एनआईए की टीम इस समय अंदर है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इस पूरे मसले को देख रही है, वो हो सकता है कि इन सभी राज्यों की पुलिस से पूरा कोऑर्डिनेशन करके यहीं से ही सारी अपडेट ले रही हो और यहीं से ही जो अन्य लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रही हो, क्योंकि अभी तक बिल्कुल गुलशन आप बनी रही है, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। सीधा हमारे दर्शकों को चंडीगढ़ भी हम लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता साहिल रुखाया इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट का कार ब्लास्ट का सीधा कनेक्शन हरियाणा से शुरुआती तौर पर नजर आया, जिसमें खास तौर पर हम गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करें, हरियाणा पुलिस प्रमुख की ओर से भी, डीजीपी की ओर से भी हरियाणा पुलिस को अलर्ट किया गया। अब चूंकि कार की तलाश अभी जारी है, ऐसे में हरियाणा पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से जुटी है कार तलाश से जुड़ी जांच में भी, और साथ ही अब तक जो लीड मिले हैं उन्हें लेकर फरीदाबाद में भी, गुड़गांव में भी जांच जारी है। हेलो हेलो हेलो, आवाज मिल रही साहिल को? बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की ओर से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि I-20 के साथ साथ एक इको स्पोर्ट गाड़ी भी जो है जिसमें विस्फोटक पदार्थ जो है वो हो सकता है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। यूपी और हरियाणा में भी इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है। हरियाणा पुलिस की ओर से तमाम इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई है, खासतौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद इलाके को जिस तरीके से वहां बैरिकेडिंग करके तमाम हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी गई है, ताकि उस गाड़ी का पता जो है वो लगाया जा सके। लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी ये बताई जा रही है। फिलहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और हर गाड़ी की जांच जो है वो टोल पर तो की ही जा रही है, लेकिन जो नाके लगाए हुए हैं वहां भी हरियाणा पुलिस की ओर से इस मामले की जांच की जा रही है। तो लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। एनआईए भी जो है लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज जो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी है वहां भी एनआईए की टीम पहुंची थी। तमाम पहलुओं पर इस मामले की जांच की जा रही है और जानकारी ये भी मिली है कि इस पूरे जिस तरीके से इसकी साजिश जो है वो कई दिनों से की जा रही थी, काफी महीनों से ये साजिश जो है वो की जा रही थी। इसमें एक ये भी जानकारी मिली है कि ये पूरा इसके पीछे जो है जैश ए मोहम्मद का हाथ जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद की ओर से डॉक्टरों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया ताकि आसानी हो इस घटना को अंजाम देने के लिए, क्योंकि डॉक्टरों के लिए किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती और शक भी जो है वो जल्दी नहीं होता। ऐसे में इसलिए डॉक्टरों को इसके अंदर इन्वॉल्व करके इस पूरी घटना को अंजाम जो है वो दिया गया, जिस तरीके से दिल्ली की जो घटना हुई है। और बाकी जगहों पर भी घटना को अंजाम दिया जाना था, लेकिन हरियाणा पुलिस और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनकी जो है तत्परता से बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि दिल्ली में जो हादसा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कई लोग मारे गए हैं, कई लोग इंजर्ड हैं। फिलहाल इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि भूटान दौरे से सीधा ही वो दिल्ली के जो अस्पताल है जहां घायलों का इलाज चल रहा है वहां पहुंचे, उनका हालचाल जो है वो जाना जा रहा है। इसमें एक ये भी जानकारी सामने आ रही है ज्योति कि हरियाणा पुलिस भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है ये
कहां से आया, किसके द्वारा लाया गया और कब से एकत्रित किया जा रहा था? क्या ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लाकर इकट्ठा किया जा रहा था या फिर भारी मात्रा में ही इसको लाकर एक जगह रखा गया? किसकी साजिश थी? कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है? इस एंगल पर भी जांच जो है वो कर रही है। कहां से लाया गया, भी कब से स्टोर किया जा रहा था, क्या मकसद था, ये जो ब्लास्ट किया गया कि क्या ये फुल प्लानिंग थी या किसी बड़ी प्लानिंग को होने से रोका गया? कि बहुत सारे सवाल के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहिल आप। जैश ए मोहम्मद का भी आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगने से इस मामले की तफ्तीश शुरू हुई। इसमें हमें जम्मू कश्मीर पुलिस की भी तारीफ करनी होगी, हरियाणा पुलिस की भी तारीफ करनी होगी कि कश्मीर से लेकर सहारनपुर में गिरफ्तारी होती है। सहारनपुर में जो आरोपी आतंकी डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाता है कि उसी की निशानदेही पर आप कह सकते हैं कि फरीदाबाद में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद होते हैं, यहां भी कुछ डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की जाती है हरियाणा पुलिस की मदद से। साहिल बिल्कुल एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती है जिस तरीके से ज्योति की जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जैश ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन है उसके पोस्टर जो है वो डॉक्टर आदिल के द्वारा लगाए जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जो है उसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट के बाद जब उससे गहनता से पूछताछ होती है तो उसके बिहाफ पर जो मुजम्मिल है, डॉक्टर मुजम्मिल, उसको जो है गिरफ्तार किया जाता है और उसकी निशानदेही पर असोल्ट राइफल, इसके अलावा और भी तमाम जो जिस तरीके से विस्फोटक पदार्थ हैं, पिस्टल है, मैगजीन है, रिमोट कंट्रोल है, वो तमाम चीजें जो है वो बरामद की जाती है और उसके बाद कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती जाती है। उसके बाद एक गिरफ्तारी होती है। सहारनपुर से गिरफ्तारी होती है, लखनऊ से गिरफ्तार किया जाता है, फरीदाबाद से गिरफ्तार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो है पहले से ही प्लानिंग की जा रही थी। इस तरीके का अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ये जो साजिश है वो काफी महीनों से चल रही थी, काफी समय से ये पूरी साजिश जो है वो की जा रही थी। जिस तरीके से फरीदाबाद के गांव को जो है जिस तरीके से चुना गया कि यहाँ तमाम चीजें रखी जाएं, किसी को भनक नहीं थी। कब से ये पूरा ये जो मॉड्यूल था, डॉक्टरों का मॉड्यूल, कब से ये काम कर रहा था, इन तमाम पहलुओं पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। फरीदाबाद के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस जो है ज्वाइंट ऑपरेशन चलाती है, आदिल और जो मोहम्मद मुजम्मिल है उसको गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन तलाश जो है वो उमर की रहती है। लेकिन शाम को खबर आती है कि दिल्ली के अंदर एक ब्लास्ट हो गया और उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज आती है कि जो डॉक्टर उमर है वो लाल किला की जो पार्किंग है उसके अंदर खड़ा हुआ दिखाई देता है और उसके बाद वो गाड़ी पार्किंग से निकालता हुआ दिखाई दे रहा है और I-20 गाड़ी है और उसके अंदर विस्फोट जो है वो रखा हुआ था। यही कारण था कि वो धमाका हुआ और उसके बाद ये पूरा का पूरा खुलासा होता है कि किस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा था। उसके बाद एक डॉक्टर, महिला जो डॉक्टर है शाहीन, उसकी भी गिरफ्तारी होती है, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बताई जा रही है। इन तमाम पहलुओं पर लगातार जांच जो है वो तमाम एजेंसियां कर रही है। हरियाणा पुलिस का भी यही कहना है कि तमाम एजेंसियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाए हुए हैं। हरियाणा में फिलहाल अभी भी पूरे तरीके से हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। हरियाणा के तमाम इलाकों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। खासतौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद में जो है कड़ी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। डीजीपी ओपी सिंह से भी हमारी अनऑफिशियली बात हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे तरीके से हरियाणा में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। किसी प्रकार का कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता तो उस मामले में डायल 112 को इन्फॉर्म करे और पुलिस को इस तरीके की सूचना दे और उसके बाद पुलिस जो है अपनी कार्रवाई करेगी। तो ऐसे में अलर्ट जो है वो पूरी तरीके से सभी को मुस्तैद रहने की जरूरत है। सभी को आप समझ सकते हैं कि पुलिस के नजरिए से सभी को देखने की जरूरत है, क्योंकि ठीक है पुलिस जांच कर रही है, जांच एजेंसियां भी जांच कर रही है। एक ब्लास्ट हो चुका है, हम उम्मीद कर रहे हैं, हम कामना कर रहे हैं और साथ ही हमें विश्वास भी है अपनी जांच एजेंसियों पर, अपने खुफिया तंत्र पर, अपने पुलिस पर कि कोई भी अनहोनी घटना ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, आम नागरिक को भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। गुलशन, आप कुछ तस्वीरें भी दिखा रही थी कि गाड़ियां कैंपस से निकलनी शुरू हो गई हैं, क्या हलचल इस वक्त? और आपसे ये भी जानेंगे कि अंदर केवल टीम में पूछताछ ही कर रही है, कुछ लोगों को और भी डिटेन किया गया है? देखिए, कईयों को यहाँ से डिटेन करके ले गई है पुलिस, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि हमने जो गाड़ियां जब अंदर जाती हुई देखी, चाहे वो चंडीगढ़ नंबर की हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर नंबर की हो, चाहे दिल्ली नंबर की हो या हरियाणा नंबर की गाड़ियां हो, उनमें जब अंदर जब गाड़ियां जा रही थी तो 2 से 3 या 4 लोग सवार थे। जब वापस आ रही थी तो उसमें किसी में 5 लोग थे, किसी में 6 लोग थे। तो ये तस्वीर भी हमने देखी। हालांकि कोई भी अभी
एजेंसियां जो है कुछ भी बोलने से मना कर रही हैं। हालांकि हमने बातचीत करने की जरूर कोशिश की इस दौरान, लेकिन किसी भी तरह का कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। लेकिन ये जरूर है कि जब सुबह से ही लगातार जांच एजेंसियां यहाँ पहुंच रही हैं और एक के बाद एक एजेंसी अंदर जो है जांच में जुटी हुई है, तो जरूर कोई ना कोई क्लू जरूर मिला है अल्फला यूनिवर्सिटी में, ताकि यहीं से ही हो सकता है कि पूरे जो इस घटने की साजिश यहीं से ही रची हो, क्योंकि कुछ और गाड़ियां भी बाहर निकल रही हैं गुलशन, एक और गाड़ी बाहर आई है अभी। देखिए आम गाड़ियां हैं, हालांकि कोई, क्योंकि अंदर हॉस्पिटल भी है और इसलिए हॉस्पिटल में भी जो लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन ऐसी अभी तक फिलहाल कोई गाड़ी नहीं आई है और ना ही किसी तरह की कोई अभी हलचल है। हालांकि इससे पहले हमने आपको एक गाड़ी का जरूर जिक्र किया था, जो गाड़ी बाहर निकली थी वो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की गाड़ी थी, वो भी अंदर सुबह से ही बनी हुई थी। तो आज की अपडेट में क्या कुछ एजेंसियां इस अल्फला यूनिवर्सिटी से निकाल करके गई हैं, ये जरूर महत्वपूर्ण है आज की जांच के विषय में, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से तमाम एजेंसियां अलग अलग राज्यों में जांच कर रही है, जिसका संपर्क जहां से भी है, इस तरह शाहीन साजिद का संपर्क लखनऊ से है, वहां से उसके छोटे भाई परवेज अंसारी को जो हिरासत में लिया, क्योंकि जो संपर्क पुलिस के जांच में सामने आया कि मोबाइल के जरिए उससे भी बात होती थी और कुछ इस तरह का क्लू भी पुलिस को मिला है कि वो भी इस पूरे हमले में शामिल था। और जब से ये पूरा विस्फोटक सामग्री जब से पुलिस को मिली है, चाहे वो जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन से जो इतनी बड़ी टेप जो है वो पकड़ी गई है, लगभग 2900 कुछ किलोग्राम विस्फोटक जो सामग्री पकड़ी गई है, उससे ये साफ तौर से कि इतना बड़ा जो विस्फोटक जो असला बारूद है वो कहाँ से लाया गया और कैसे ये तैयार किया जाता था। क्योंकि जो मोहम्मद मुजमिल है जो यही इसी यूनिवर्सिटी से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास रहता था और एक इमाम के यहाँ रहता था, जो मस्जिद का जो इमाम था उसके वहां वो रहता था, किराए पर रहता था। कैसे उसके घर में वो रखा हुआ था और उसके भी 2 गेट थे, एक फ्रंट गेट था, एक बैक गेट था। जब वो विस्फोटक सामग्री लाता था तो बैक गेट से उसे अंदर रखता था और क्योंकि जिससे शक ना हो। और सबसे बड़ी शक की बात तो यही है कि एक तो उसने कमरा उस जगह लिया हुआ था कि वो खुद एक मस्जिद का इमाम था, तो इसलिए जो मस्जिद के इमाम होते हैं अक्सर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होते हैं वहां पर मस्जिदें जो होती है, बहुत ज्यादा आबादी वाला इलाका भी नहीं था, खेतों के आसपास था, रेंटेड रूम केवल सामान रखने के लिए था। तो बहुत सारी बातें हैं और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि केवल 11 नवंबर तक का ही एग्रीमेंट था रेंट का। बहुत शुक्रिया गुलशन, बेहद अहम जानकारी आपने दी। साहिल, आपका भी शुक्रिया, चंडीगढ़ से आप जानकारी दे रहे थे। तो किसने दिल्ली को दहलाया, इसी सवाल के साथ हम एक चर्चा भी कर लेते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। रिटायर्ड कर्नल SJ सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल SJ सिंह हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे। कर्नल साहब, कैसे आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? करीब 1.5 दशक बाद ये काला दिन देश के इतिहास में जब राजधानी को दहलाने का प्रयास किया गया, इसमें हम जो खुफिया तंत्र के उसकी कामयाबी इस लिहाज से मानेंगे, पुलिस की कामयाबी मानेंगे कि बहुत भारी मात्रा में तो विस्फोटक बरामद कर ही लिए गए थे, या फिर हाई अलर्ट पर होने के बावजूद भी बहुत, आप कह सकते हैं, लाल किले के आसपास इस तरह से ब्लास्ट हो जाना, ये कहीं ना कहीं हमारी चूक भी रही है? आप कैसे देख रहे हैं? और अब तक जो जांच हुई है NIA की ओर से जो किया जा रहा है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? जी नमस्कार। पहले तो आपको नमस्कार। सबसे पहले तो जैसे बीच में भी मैंने सुना था, कल परसों मैं कुछ सुन रहा था कि ये जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, इनकी बहुत बड़ी चूक हुई है। इस बात को, इस मिथ को मैं कैंसिल कर देना चाहता हूं। हमारी जांच एजेंसियों को मैं 80% से ज्यादा उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने बड़े हादसे से हमारे को बचा लिया। जहां तक सवाल है अभी कि ये जांच एजेंसियां धीरे धीरे जांच कर रही थी और किसी को नहीं बता रही थी, इट वाज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट मूव चल रहा था, जिसकी वजह से इनका नेक्सस पकड़ा जा रहा था। अगर आप ये सोचिए, अगर जांच एजेंसियों ने इतना कुछ पकड़ा, अगर इसको नहीं पकड़ा होता तो जो इनके प्लान थे उसके हिसाब से हमारे देश में 14 साल के बाद जो धमाके इतने जबरदस्त प्लान करके रखे थे इन्होंने कि पूरे देश को इन्होंने जला देना था और हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होना था। तो ये एजेंसियों ने हमारे को उस नुकसान से बचा लिया है।
अभी क्योंकि एक लाल रंग की जी कार और के कर्नल साहब, आप भी तमाम खबरें देख रहे होंगे, तमाम जानकारियां आपके पास हैं, तो अभी तो ऑपरेशन बाकी है और अभी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक और कार बताई जा रही है जो इन लोगों के कनेक्शन में थी, लिंक में थी, उसकी भी तलाश अभी जारी है। जी जी, वो जो रंग की कार है उसकी तो पूरी की पूरी समझ लीजिए दिल्ली और उसके जितने जहां जहां बॉर्डर लगते हैं सबकी तरफ को पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी पूरी चौकन्ना हो गई है। वो स्पोर्ट्स कार है लाल कलर की, और ये इन्होंने उनको इकट्ठे ही पाया। दूसरा भी ये दो जब वहां से निकले थे तो लाल किले में दो गाड़ियां थी, तो उसके अंदर एक गाड़ी तो इन्होंने जो है बिल्कुल ही, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी एजेंसियों ने इनको पकड़ना शुरू किया, इनको डर पैदा हो गया, इन्होंने कहा कि हम पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, बुरे हाल होंगे। तो ये जो ब्लास्ट हुआ है चांदनी चौक और लाल किले के पास में, इसको मैं ये समझता हूँ ये दिस वाज ए पैनिक ब्लास्ट। मतलब चलो कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकल लो यहाँ से, पर वो तो फिदाइन थे तो निकलने वाली तो उनकी बात नहीं है। पर उसकी ये चुकन्ने होने का जहां तक सवाल है, मेरे हिसाब से हर भारतीय को, हर नागरिक को अपनी पार्टियों से ऊंचा उठ के, अपने विचारों से ऊंचा उठ के भारत देश के लिए जो भी खबर, जहां पर खबर मिलती है, जैसी भी मिलती है, अच्छी बुरी, उसको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बता देना चाहिए। आप क्या इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि इंटरनेशनल जो आतंकी संगठन हैं उनकी ओर से ही इस पूरी घटना या कह लें कि इस नापाक साजिश को अंजाम देने का प्रयास किया गया होगा, या इसमें कोई डाउट होना चाहिए हमें? जी, ऐसा है कि इंटरनेशनल तो एक दो चार कंट्री का हम ज्यादा नाम नहीं लेंगे, पर एक जो कंट्री जो बिल्कुल शामिल है इसके अंदर वो है पाकिस्तान की आईएसआई प्लानिंग। ये क्योंकि पहले से उन्होंने कह दिया था, जब वो हमारा ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ था तब इन्होंने कहा था कि भाई हम इसका बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और जैश के जो आदमी जो जिससे कनेक्टेड है, उन्होंने इसको ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म, और जिसको कई लोग बोलते हैं अर्बन टेररिज्म, जिसको मतलब अपने बहुत ही घमंड के साथ बोलते हैं, आई एम ए अर्बन नक्सलाइट, आई एम ए अर्बन टेररिस्ट। हमारे देश के अंदर टेररिज्म अर्बन हो, नक्सल हो, कैसा भी हो, उसकी कोई इजाजत नहीं है। और हमारी जो है एजेंसियां और हमारी सरकार बिल्कुल जीरो टॉलरेंस टेररिस्ट के खिलाफ रखती हैं। तो ये जो इंटरनेशनल जो है, एक धीरे धीरे पता लग रहा है, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, परंतु पाकिस्तान का तो इसके अंदर 100% भी उसके अंदर है पूरा का पूरा। अभी पाकिस्तानी फौज, अगर एज एन आर्मी ऑफिसर मैं बोलूं, अभी पाकिस्तान को जो है पैनिक बटन दबा दिया उन्होंने। पूरे बॉर्डर के ऊपर उनकी आर्मी, उनके सारे लोग तैयार होके आ गए हैं, ताकि कोई ऐसा हादसा हो तो उसका बदला उसको रोक सके। परंतु रोक नहीं पाएंगे, ये अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। परंतु अभी सारे के सारे जितनी मीटिंग हो रही है हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी एजेंसियों की, उसके हिसाब से ऑपरेशन 2 कैन बी लॉन्च्ड एट एनी टाइम। उसके अंदर कोई दो राय नहीं होगा, कंफर्म हो गया है कि ये पाकिस्तान की ही हरकत है। चलिए, पूर्व डीजीपी रणवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। कल भी आपसे हम चर्चा कर रहे थे पुलिस की भूमिका को, पुलिस जो जांच कर रही है, अभी जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसे आप कैसे देखेंगे, क्योंकि पुलिस की कमान आप संभाल चुके हैं, अनुभव आपका रहा है। साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल एसजे सिंह भी हमारे साथ हैं, जिनका कहना है कि 70-80% तो कामयाब ही हुई हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो इनपुट उन्हें मिली, और उसके बाद जिस तरह से जॉइंट ऑपरेशन पुलिस की ओर से चलाया गया। मैम, अभी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वैसे तो अपनी सही जो इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश सही रास्ते पे चल रही है, लेकिन इस हादसे को रोका जा सकता था। मैं यहाँ दोनों पुलिस के लिए ये कहना चाहूंगा, हरियाणा पुलिस के लिए भी और दिल्ली पुलिस के लिए जी, क्योंकि घटना पिछले 20 दिन से चल रही थी। सॉरी, 20 दिन से चल रही थी। 20 अक्टूबर से ये घटना JNK में जैसे अब्दुल पकड़ा जाता है आदिल, और उसके बाद से घटना चल रही थी। और उनका JNK पुलिस का सीधा हरियाणा पुलिस को कांटेक्ट करना और उनको बताना कि भी आपके एरिया में आतंकवादियों का ठिकाना बना हुआ है, और इसके बाद वहां रेड करना, और रेड के बाद पुलिस का जो थोड़ा सा अलर्ट नहीं हो पाया, उसकी वजह से बड़ी चूक हुई। अदरवाइज तो ये अब्दुल वहीं न कहीं धरा जाता था, फरीदाबाद के एरिया में ही मिल जाता, क्योंकि इनका सारा ठिकाना धौस के एरिया में था, फरीदाबाद के जो बिल्कुल साथ में गांव है बल्लभगढ़ के अंदर। और उसके ठिकाने को सब
ट्रैक जैसे हुआ, पुलिस की रेडिंग हुई और अब्दुल वहां से निकल लिया, जो इन्होंने 3 ठिकाने वहां पे बनाए हुए थे, जैसा आपकी न्यूज चैनल से ही पता चल रहा है कि भी उस तीसरे ठिकाने जब देखा भी अब हमारे ऊपर भी यहाँ रेड हो सकती, तो वो अपना जितना भी सामान उसके पास मिल सकता था विस्फोटक का, वो सारा अपनी गाड़ी में रख के वहां से निकल गया। और फिर वो अपने आकाओं से लगातार टच में रहा है। वो अभी धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि कहां कहां से हैंडलर से उनका सिस्टम बना हुआ था। और फिर उसका 1 घंटा रास्ते में रुकना, फरीदाबाद और दिल्ली के बीच में, बदरपुर बॉर्डर को क्रॉस करके लाल किला में आना, वहां 3 घंटे बैठे रहना और शाम तक इंतजार करना, और इसके बाद फिर उस एक्सप्लोजन को वहां जाके दिल्ली में करना। यहाँ एक बड़ी बात ये रही कि इन 36 घंटों के अंदर जो पुलिस को टाइम मिला और जो पुलिस की हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, वो दिल्ली में अगर थोड़ा सा भी अलर्ट होते तो ये लोग कहीं ना कहीं पकड़े जाते, और पकड़े जाने के साथ साथ ये घटना से हम बचाव कर सकते थे। लेकिन अब जहां तक तफ्तीश का मामला है, क्योंकि पुलिस के पास 2 ही तरीके हैं, या तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम वो करते हम, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगर नहीं हो पाया तो अब सवाल पुलिस के लिए चैलेंज है, वो है डिटेक्शन ऑफ क्राइम। बिल्कुल। इस में जो डॉक्टरों का मॉड्यूल नया आया है हम सबके सामने, देश के सामने, ये एक सबसे बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि हम सबको मिल करके, इसमें लोकल पुलिस भी आएगी, इंटेलिजेंस एजेंसियां भी हमारे साथ आएंगे, आ रही हैं, और एफएसएल की टीमें भी साथ लगातार चल रही हैं। उन कड़ियों तक पहुंचना है कि और कौन कौन सी कड़ियां हमारे अंदर वहां छुपी हुई हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो। ये सब जगह जो आज हमारे 10-11 स्टेट के अंदर जो अलर्ट किया गया है, वहां पे एक तो पुलिस की नाकाबंदी, पेट्रोलिंग तो है ही है, साथ में सर्च ऑपरेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरोगेशन ऑफ दी मुलजम। जो मुलजम पकड़े गए हैं, जितने भी अपराधी अभी पकड़े गए हैं, 7 हैं, उनकी इंटरोगेशन बहुत डिपेंड करती है, और उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारे आईबी के थ्रू होता है, इंटेलिजेंस जो रिसोर्सेज हैं, कि अब आईबी इन सारी टीमों को कोऑर्डिनेट करेगी जो लोकल पुलिस की हैं, और ये सारी एनआईए की जो इंटेलिजेंस है उसके थ्रू अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी। जैसे जैसे अब इनकी इंटरोगेशन होती जाएंगी और वो कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी एक दूसरे के साथ, तब ये तफ्तीश मुकम्मल होगी और अंत तक हम ये पहुंचेंगे कि भाई इसका सोर्स मेन पाकिस्तान है या कोई और एरिया है, और कौन कौन वो हैंडलर हैं, जैसे मोहम्मद है या कोई और नया आतंकवादी आ गया है। तो ये सारा जो ठिकाना और जो सॉफ्ट एरिया इन्होंने हरियाणा का चुना है, हरियाणा पुलिस के लिए बहुत बड़ी अलर्टनेस है। हम उन्हें बधाई भी दे रहे थे एक दिन पहले, लेकिन उस बधाई के साथ साथ उन्हें थोड़ा सा अलर्ट रहते वो, और थोड़ा सा चौकन्ना होते, तो ये उम्र वहां से निकल नहीं पाता और कहीं ना कहीं मिल जाता और ये हादसा रुक सकता था। लेकिन अब हर हालत तो से परीक्षा और भी बड़ी है, अभी एक और गाड़ी है जिसकी तलाश किया जाना बाकी है, जिसका मिलना बाकी है। लगातार तलाशी अभियान भी जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है, दबिश दी जा रही है, नाकेबंदी की गई, चेक पोस्ट लगाए गए। कर्नल साहब, फरीदाबाद की धरती को, साथ ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी को चुना जाना, कैंपस का सहारा लिया जाना, इस जो आप कह रहे थे कि वाइट कॉलर, जिस तरह से डॉक्टर्स को इसका पार्ट बनाया गया, कैसे आप देख रहे हैं, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है आतंकियों की? देखिए, सबसे पहले तो वेरी अनफॉर्चुनेट जो है, इतना पढ़ने लिखने के बाद में भी उनका जो है ब्रेन वॉश कर दिया गया, बहुत जबरदस्ती ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया है कि आदमी जो है एमबीबीएस की डिग्री ले ली उसने, उसके बाद एमडी की डिग्री ले ली उसने, उसके बाद प्रोफेसर है, उधर पढ़ा रहा है। तो हो सकता है वो जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, वो इनकी हरकतों के लिए बहुत ही मुफीद जगह रही होगी। मान लीजिए इसी चीज को कहीं और ये लोग एक्शन में लाते तो शायद हफ्ते 10 दिन से ज्यादा ना चल पाते और इनको लोकल सपोर्ट नहीं होता। जैसे फिश इन द पॉन्ड, अगर एक पॉन्ड के अंदर मच्छी डाल दी जाए तो उसको कोई खतरा नहीं है, वो जीवित रह सकती है। उसी प्रकार से ये व्हाइट कॉलर और अर्बन सो कॉल्ड नक्सलाइट जो बंदे अंदर आए हैं, उनको जो है लोकल सपोर्ट के बिना ये कुछ नहीं हो सकता पॉसिबल। और मेरे हिसाब से जिस तरह से ये लोग चल रहे थे, और वो जो मैडम जो है, क्या नाम है उनका, शाहीन जो है, कानपुर के अंदर भी पढ़ाती रही हैं, उसके बाद 2013 में वहां से भाग गई, क्योंकि वहां पे हो सकता है उनको कहीं किसी को डाउट लगा हो कि ये जो शाहीन जी पकड़ी जाएंगी, डॉक्टर शाहीन, तो वहां से वो गायब हो गई।
परंतु जहां तक ये सवाल है फलाह यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी के अंदर इनको बहुत ही किस्म से लोकल सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द स्टाफ, ये इनको बहुत जबरदस्त, मेरे हिसाब से जो मेरी इंटेलिजेंस कहती है, इनको इतना ज्यादा लोकल सपोर्ट था। जैसे इंसर्जेंसी एरिया जो भी होते हैं हमारे, जहां पे हम लोग आर्मी ऑपरेट करती है, जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होता है तो वो लोग उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर इतने सारे डॉक्टर और अपना क्या बोलते हैं जो लैब असिस्टेंट और ये वो दुनिया भर के अभी इंटेरोगेशन में और वो जो बाद में पकड़े जाएंगे आई एम श्योर, तो ये सारे के सारे उसके गुट के अंदर शामिल थे विद ब्रेन वॉशिंग, और हो सकता है कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा वैसा भी दिया हो। तो सबसे बड़ी जो हमें परेशानी वाली बात यह है कि फलाह यूनिवर्सिटी ने पूरा का पूरा उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे दिया जहां से ये लोग लॉन्च कर सके थे, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और उसके लिए जैसे हमारे पहले स्पीकर कह रहे थे, उसके लिए हमारी एजेंसी में थोड़ी सी चूक ये समझता हूं मैं कि ये जब इतना बोला हो रहा था, वहां पे केमिकल भी बना रहे थे और लोग आ रहे थे जा रहे थे, उस समय थोड़ी सी इनको भनक जरूर लग जानी चाहिए थी कि यहाँ पे कौन सा केमिकल तैयार हो रहा है, कौन कौन आदमी है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। बट हैट्स ऑफ टू जम्मू कश्मीर और हरियाणा की पुलिस और बाकी एजेंसियों ने हमें अधिक नुकसान से बचा लिया। और जहां तक फलाह यूनिवर्सिटी का सवाल है, ये तो मैं अगर मेरे से आप पूछें तो ऐसी यूनिवर्सिटी को जो है ताला लगा देना चाहिए। हाँ, एक्शन की जरूरत तो है। हालांकि प्रबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं थी। जिन डॉक्टर्स को रखा गया था, जिनकी अब गिरफ्तारियां हुई हैं, वो केवल प्रोफेशनल उनके बैकग्राउंड के आधार पर उनको रखा गया था। रणवीर सिंह जी, फरीदाबाद की भी हम बात करें क्योंकि फरीदाबाद में भी आपने काम किया है पुलिस सेवा देते हुए। फरीदाबाद के रेंटेड रूम में इस तरह से विस्फोटक का मिलना, क्या वहां भी आसपास के लोगों को भनक नहीं मिल पाई होगी, या फिर लोकल जो लोग हैं वो भी इसका पार्ट रहे होंगे किसी भी तरह से? देखिए, क्योंकि जो धौज एरिया है वो मोहम्मदन एरिया है वहां पे, और मोहम्मदन्स आपस में भाईचारा बहुत निभाते हैं। जब बाहर के व्हाइट कॉलर के लोग डॉक्टर्स वहां गए होंगे तो उनके ऊपर लोकल पुलिस ने कभी, या लोकल जो हैं उन्होंने कभी शक नहीं किया होगा। और यूनिवर्सिटी में मैं समझ रहा हूँ यूनिवर्सिटी वालों को अभी इंटरोगेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन आदमियों की उम्र की जो खासकर है, पिछली जो रिपोर्ट है लद्दाख की, वो सही नहीं है। वहां पे भी वो गैर हाजिर रहा है और संदिग्ध हालत में रहा है, और इसलिए यूनिवर्सिटी ने उसको सस्पेंड करके वहां से निकाला था। और इसकी जरूरत यहाँ पे एक्टिविटीज यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन इसको मोहम्मदन यूनिवर्सिटी होने के नाते जो है ना, इसको कहीं ना कहीं चांस मिलता रहा और ये बचता रहा। यहाँ पे भी इसकी हालत संदिग्ध जरूर रहेंगे। जो यूनिवर्सिटी ने इस पे ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो बाद में इंटरोगेशन में सारी बात आएगी। और जहां तक लोकल जो वहां एरिया है, वहां लोकल एरिया का संबंध भी हो सकता है, वो भी आगे पूछताछ में ही मिलेगा कि भी उनका कितना संबंध था इन लोगों के बारे में, और कितना इन लोगों के बारे में जानते थे और कितनी हमदर्दी थी उनके साथ, वो अभी तफ्तीश का मामला रहेगा। लेकिन हाँ, अब हरियाणा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सारा का सारा दक्षिण हरियाणा जो है वो हमारे टारगेट पे आ गया है कि इन लोगों के पहले भी नू में हमारे कुछ संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं। तो इसलिए अब उस एरिया को पुलिस के लिए एक बहुत ज्यादा छावनी बनाने की जरूरत पड़ेगी कि भी सारे एरिया को एकदम 1 to 1 वहां सर्च करें। वहां पे पहाड़ का एरिया भी काफी है और प्लस भीड़ भाड़ का एरिया भी काफी है, तो इसलिए उनकी दरगाहें भी काफी हैं, तो मस्जिदें भी हैं। उन सारे एरिया को हमें बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ेगा और नाकाबंदी भी और पेट्रोलिंग इस प्रकार से रखनी पड़ेगी जिससे कि जो भी आदमी उन गांव की तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं, खासकर वो लोकल नहीं और बाहर के लोग हैं, उनकी चेकिंग बहुत तेजी से बढ़ानी पड़ेगी और लगातार जारी रखनी पड़ेगी जब तक ये मॉड्यूल सारे के सारे इंटरोगेशन के अंदर खुल नहीं जाते और इनके ठिकाने साफ नहीं हो जाते, तो ही एरिया आगे पता चलेगा। क्योंकि अभी तफ्तीश बहुत सीरियसली होके चल रही है, क्योंकि होम मिनिस्टर सब ने जो है लगातार अब सेंट्रल लेवल पे एजेंसियां काम कर रही हैं, तो अब बहुत सीरियसनेस होगी है ब्लास्ट के बाद। और इस सीरियसनेस से ये होगा कि भी अब सभी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो खुद कोऑर्डिनेट कर रही हैं, और एनआईए जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन आतंकवादियों के लिए है वो इसके लिए खुद कोऑर्डिनेट कर रही है, और एनएसए इसके लिए बहुत सीरियस होकर के जुटे हुए हैं
तो अब मुझे उम्मीद है कि भी अब ये सारे एरिया कोर्डन कर करके, और हरियाणा पुलिस के ऊपर भी अब बहुत बड़ा दबाव है, बिल्कुल। क्योंकि सेंट्रल एजेंसी आईबी एजेंसीज हैं, वो लगातार अब उस एरिया में उन्होंने भी अपनी छावनी बना दी होगी, एक एक एरिया को सर्च करने के लिए और चेक करने के लिए। तो अब ये लोग पकड़े जाएंगे जल्दी जल्दी और लोगों का बचाव हो जाएगा और सुरक्षा के हाँ साधन बिल्कुल, बने। हम ये उम्मीद कर रहे हैं और हमें सिस्टम पर यकीन भी है पूरा। एसडी सिंह जी, क्योंकि शर्मा जी हरियाणा का जिक्र कर रहे थे, जिसमें फरीदाबाद के, गुरुग्राम के या फिर साथ लगते नूह की हम बात करें, वहां भी पुलिस की परीक्षा रहेगी। और अभी तक जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जो लीड मिली है, वो मल्टीपल स्टेट का मामला हो जाता है, जिसके पुलवामा से तार जुड़े हैं, सहारनपुर से भी गिरफ्तारी हुई, गुजरात में भी कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, जिनका आंध्रा से भी कनेक्शन बताया गया। तो मल्टीपल स्टेट में जांच की जाने की जरूरत है, हालांकि वो जारी भी है पहले से भी, लेकिन परीक्षा भी है अपने आप में। जी देखिए, अभी प्रेजेंटली तो ये मल्टी स्टेट में जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और दूसरी बड़ी आवश्यकता क्या है कि एक सेंट्रल एजेंसी किसी को बना ले जो मल्टीपल स्टेट के साथ में कोऑर्डिनेट करे। क्योंकि एक हमारी इच्छा होती है सर्विस के दौरान में कि आदमी अपनी खबर दूसरे को देना नहीं चाहता है, हाँ। कि उसका क्रेडिट कोई और ना ले ले, कि मेरे को पूरा क्रेडिट मिले। पर इस सिचुएशन के अंदर तो जो है, एक चाहे इसी में से हरियाणा पुलिस हो, जेएंडके की हो, जो भी हो, एक मिलके एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बन जानी चाहिए जो कि सारी इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट कोरिलेट करे और उसका इन्फ्लुएंस निकाले कि भी कहाँ कहाँ पर क्या है और इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली दे उनको। उसके साथ में ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये हमारी ये जितनी सिक्योरिटी एजेंसी है बहुत ज्यादा काबिल है, बहुत ज्यादा काबिल है, अच्छी ट्रेनिंग होती है, सब काम करते हैं, पर कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होगी, पुलिस में से ही हो सकती है, आईबी में से हो सकती है, कहीं से भी हो जाए, जो इनको सबको कोऑर्डिनेट करे, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको जहां पर जरूरत पड़ती है, नीड टू नो बेसिस, जिसको जरूरत है उस इंफॉर्मेशन की, उसको इंफॉर्मेशन दी जाए और एक्शन जो है कोऑर्डिनेशन के साथ किए जाए। और एक इससे हटके मेरा सुझाव है सरकारों की तरफ से, कितना उसको मानते हैं नहीं मानते मैं नहीं जानता हूं, कि जो भी हमारे देश में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी धर्म के साथ हो, उनको जो है बाइफरकेट किया जाए। मतलब ऐसा अगर ये है कोई हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है, ये वो यूनिवर्सिटी है, उसको उसी चीज में ना रहने के बजाय, ये हमारा देश जो है इतने लोग इतनी जातों से बना हुआ है, सारी धर्म के जातियों को उसके अंदर इन्वॉल्व कर देना चाहिए, ताकि इस तरह की खबर अगली बारी में आपको कोई आदमी परेशानी में नहीं डाल सकता है। क्योंकि एक कोई कम्युनिटी जो है वो कुछ भी हो जाए दूसरे को नहीं बताते हैं। अगर सारे लोग मिल जाएंगे तो कोई गलत काम होगा तो उसकी खबर जरूर कहीं ना कहीं एजेंसीज को या सरकार को मिल जाएगी। ये हाँ, मेरा हो एक सकता है ये सुझाव है। फैक्टर, क्योंकि ये आतंकी डॉक्टर कैंपस में थे, फिजिशियन पढ़ाने का काम, और कमाल की बात है भनक नहीं लगी। क्या बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर था? क्या कभी संदिग्ध नहीं लगा? क्या स्टोर, हालांकि प्रबंधन ये कह रहा है, मैनेजमेंट की ओर से कहा गया है कि कभी विस्फोटक की जो सामग्री है उसे स्टोर करने के लिए हमने कैंपस का कोई इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, ना हमें कोई जानकारी थी, हम खुद भी इसकी निंदा करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, तमाम बातें कही गई हैं। रणवीर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रणबीर जी को कुछ कहना था, कर्नल साहब की बात पे कुछ कहना था? हाँ, मैं कहना चाह रहा था मैम कि भी हमारी ऑलरेडी पुलिस के अंदर जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो सभी लोकल पुलिस को और इंटेलिजेंस ग्रुप को कोऑर्डिनेट कर रही है और उसी की सुपरविजन में ये सारी तफ्तीश अब आतंकवादियों की चल रही है। तो इसलिए हमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी वो एजेंसी चल रही है और सभी से काम लेके, रिपोर्ट्स लेकर के, और फिर उनको अपने काम के लिए बांटती है। अब मेन काम एनआईए का है, वही सारा काम कर रही है और बाकी सारी एजेंसीज, लोकल पुलिस भी, चाहे वो दूसरी लोकल स्टेट पुलिस हो और चाहे सेंट्रल एजेंसी हो, उनको वो कोऑर्डिनेट करती हैं और करके साथ में तफ्तीश जो है ना वो एनआईए खुद कर रही है। जी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप दोनों का, आप लोग चर्चा में जुड़े। तो दिल्ली को दहलाने की साजिश किसने की, इन तमाम सवालों को लेकर हमने चर्चा की। अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। चलो फिलहाल खबरों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।